प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपकी आगामी आने वाली सेना भर्ती या इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को जरूर देखें और साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर सभी को याद रखना है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम ल्यूनिन ने की थी 1881 में। प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी आने वाली इंडियन आर्मी भर्तियों के लिए। जो बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी करें वो तो जरूर इन प्रश्नों को देखें और वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद में आपको विज्ञान में किसी प्रकार की किसी भी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे प्रश्न सफिशिएंट हैं। तो सबसे पहले आपको पहला प्रश्न याद रखना है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सबको याद रखना है ल्यूनिन। किसने की थी? ल्यूनिन ने। कब की थी? 1881 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया? तो सबको याद रखना है कि विटामिन शब्द दिया था फंक ने। कब दिया था? 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सभी बच्चों को याद रखना है विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। आपको याद रखना है कि विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। लिख लेना भाई। नेक्स्ट, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपको याद रखना है लैक्टोज शर्करा। ये प्रश्न भी बार बार इंडियन आर्मी के अंदर रिपीट होता है। देखिए, आर्मी का जो रिटन एग्जाम होता है वो इतना टफ एग्जाम नहीं होता है। अगर आप जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ वो इनको सब प्रश्नों को आप अगर एक साथ लिख लेंगे तो आपका आराम से आसानी से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए दूध में मीठापन का कारण क्या है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? लैक्टोज शर्करा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपको याद रखना है केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 6.4। 6.4 जो कि कैसा होता है? हल्का अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूध की शुद्धता मापन के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो दूध की शुद्धता के मापन के लिए लैक्टोमीटर उपकरण काम में लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आपको कि दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो आपको याद रखना है भाई कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। अरे आप जावन डालते हो ना दूध के अंदर, तब दूध का माहौल बनता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही के अंदर। बिना जावन डाले हुए आप दूध को दही में परिवर्तित नहीं कर सकते। आपको दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए जावन डालना ही पड़ेगा। और उस जावन के अंदर कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, के, ई और डी, ए। आपको याद रखना है कीड़ा किस में घुलनशील है? वसा में। यह प्रश्न बच्चों ऐसे भी आ सकता है कि बताइए चर्बी रहित विटामिन कौन से होते हैं या चर्बी युक्त विटामिन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है चर्बी युक्त विटामिन भी 4 ही प्रकार के, कीड़ा, के, ई, डी, ए। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है बी और सी। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन तो 4 प्रकार के, के, ई, डी, ए। कीड़ा याद रखना है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बिस्लरी पानी की बोतल आती है उससे याद रखना है BC, बिस्लरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? सब याद करो भाई, रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। तो नेक्स्ट प्रश्न यही है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। याद रखना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। और रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है गाजर का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा। सबको याद रखना है कि गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डोकस कैरोटा। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको याद रखना है त्वचा या स्किन। ये भी याद रखना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा या स्किन। और ये भी याद रखना है कि त्वचा या स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आपको याद रखना है कॉर्निया भाग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा है? तो आपको याद रखना है विटामिन डी। ये किससे प्राप्त होता है? आपको धूप से प्राप्त होता है। तो आप पूछेगा बताइए धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि शरीर के अंदर सबसे तीव्रतम रूप से कौन सा विटामिन बनता है? तो भी आपको याद रखना है विटामिन डी। दो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को एक साथ रफ कॉपी में लिख लें और इनको याद करें। दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, रिकेटस जिसे सूखा रोग कहा जाता है कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है कि रिकेटस जिसे सूखा रोग कहा जाता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिकेटस रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इस रिकेटस या सूखा रोग सबसे पहले तो ये याद रखना है ये बच्चों में होता है और इसमें हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि रिकेटस रोग में हड्डियां प्रभावित होती है। और रिकेटस या सूखा रोग कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सबको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और इंडियन आर्मी के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ये इंपॉर्टेंट। और बच्चों में कितनी होती है? 300 होती है। तो ये 3 प्रश्न बता दिए मैंने कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 और बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या 300। नेक्स्ट, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भाई? तो हड्डियों में याद रखना है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये केसिन यहाँ गलत है भाई। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये केसिन प्रोटीन तो किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन। नेक्स्ट, सुंदरता का विटामिन जिसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं कौन सा है? सुंदरता का विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई। सुंदरता का विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। याद रखना है सबको। नेक्स्ट प्रश्न है, बांझपन कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो सभी बच्चों को याद रखना है कि बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। बांझपन कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से। अब आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ये भी इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा सकता है कि बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ जनन तंत्र से संबंधित विटामिन कौन सा है? तब भी आपका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई किससे संबंधित है? जनन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। आपका जो विटामिन सी है वो घाव बढ़ने में सहायक है। नेक्स्ट, शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या या कुल मसल्स की संख्या कितनी होती है? 639। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। नेक्स्ट, मांसपेशियों का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 या बी। एक ही बात है, विटामिन B1 या बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में। आपको याद रखना है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न,
मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण आती है? मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण आती है? तो क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण आती है? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि बीसीजी का जो टीका है ये लगाया जाता है टीबी के लिए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको टीबी के सारे नाम यही बता दिए। देखो टीबी भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं और क्षय रोग बोलते हैं। तो प्रश्न किसी भी घूमकर कैसे भी आ सकता है। ऐसे पूछ लेगा कि बताओ क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगता है, तभी आंसर क्या होगा? बीसीजी का। यक्ष्मा के लिए कौन सा टीका लगता है? बीसीजी। तपेदिक के लिए कौन सा टीका लगता है? बीसीजी। और टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? बीसीजी। और ये भी याद रखना है यहाँ कि ये जो टीबी है, तपेदिक है, यक्ष्मा है, ये क्षय रोग है, ये कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन आर्मी के लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको याद रखना है बेसिलस। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिलस कैलेमेटिगुरिन। लिख लेना भाई, बेसिलस कैलेमेटिगुरिन। आपको याद रखना है कि बेसिलस कैलेमेटिगुरिन किसकी फुल फॉर्म है? बीसीजी की फुल फॉर्म है। तो सबको याद रखना है कि बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कैलेमेटिगुरिन। दोस्तों, मैं इंडियन आर्मी के कम से कम 50 से अधिक बैच निकाल चुका हूं और मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 150 से अधिक बच्चे आर्मी की विभिन्न ट्रेडों के अंदर जा चुके हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये मैं प्रश्न करा रहा हूं और आगे जो प्रश्न कराऊंगा ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको किसी से या किसी भी अन्य बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों को बार बार आप दोहराएं तो आपका रिटन एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि डीपीटी एक तो होता है डी का मतलब डिप्थीरिया और पी का मतलब पटुटिस। पटुटिस का मतलब होता है काली खांसी और टी का मतलब टिटेनस। तो आपको याद रखना है कि जो डीपीटी का टीका है ये ट्रिपल एंटीजन का टीका है, मतलब ये 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। किस किस के लिए? डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटेनस के लिए। तो देखिए प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ डीपीटी का टीका किस रोग के लिए काम में नहीं लिया जाता? एक ऑप्शन दे देगा आपको डिप्थीरिया, एक दे देगा काली खांसी, एक दे देगा टिटेनस, एक दे देगा टीबी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टीबी। टीबी के लिए काम में नहीं लिया जाता। अब आपकी जानकारी के लिए और ये बता देता हूँ, ये डिप्थीरिया है, ये काली खांसी है, ये टिटेनस है। ये तीनों रोग जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस ये तीनों रोग जीवाणु जनित या बैक्टीरियल बीमारी है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रख लेना भाई। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आपको याद रखना है कि एक ऐसा आनुवांशिक रोग है, जन्मजात रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। वो क्या है? हीमोफीलिया। और इसे हीमोफीलिया वो क्या बोलते हैं? इसको शाही रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही रोग या रॉयल डिजीज। आपको पता है कि जब आपके चोट लग जाती है, कभी कभार आप दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो तो आपका माहौल बन जाता है। माहौल का मतलब आपके चोट लग जाती है तो खून धीरे धीरे बहने लग जाता है। तो आप देखना 4-5 मिनट के अंतराल पर जहाँ साधारण चोट लगी है वहाँ एक थक्का सा बन जाएगा, आपके पपड़ी सी आ जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हीमोफीलिया रोग है और उसके अगर साधारण चोट लग जाती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आपको इंडियन आर्मी के अंदर ये पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता? तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? हीमोफीलिया। इसे शाही रोग बोलते हैं। शाही रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उसके ये रोग था। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता? तो वो है वर्णांधता। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन आर्मी के लिए। आपको पूछेगा कि बताओ ऐसा कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति में लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता? तो वो कौन सा? वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। ठीक है। अरे ऐसे लोग जिनके वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है वो न तो इंडियन आर्मी के अंदर जा सकते न रेलवे के अंदर जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो रेलवे में चला जाएगा तो वहाँ ट्रेन को रोकने के लिए रेड जो पट्टी है वो लगाते हैं और वो लगा देगा हरी, तो माहौल बन जाएगा ऐसे। तो इसलिए ऐसे लोग इंडियन आर्मी के अंदर और रेलवे ऐसी सेवाओं के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सब भारत में तो सब कुछ संभव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुवेन होक ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुवेन होक ने। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तभी आपका आंसर क्या होगा? लुवेन होक। नेक्स्ट, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है या बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरियोलॉजी।
नेक्स्ट पर्सन, रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी किसने दी? लुईस पास्चर ने। याद रखना है कि रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आपको याद रखना है टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। और टाइफाइड कौन सा रोग है? जीवाणु जनित या वायरस जनित? तो टाइफाइड कौन सा रोग है? जीवाणु जनित या बैक्टीरियल बीमारी है या बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट पर्सन, कोलेरा का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि कोलेरा का जो टीका है वो किसके लिए दिया जाता है? हैजा के लिए। कोलेरा का टीका किसके लिए दिया जाता है? हैजा के लिए। नेक्स्ट, काली मौत किस रोग का अन्य नाम है? तो आपको याद रखना है प्लेग। प्लेग का नाम क्या है? काली मौत या ब्लैक डेथ। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो प्लेग। ठीक है, पिस्सू के द्वारा या पिस्सू के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तभी आपका आंसर क्या होगा? प्लेग रोग होगा। ठीक है, और ये प्लेग या काली मौत कौन सा रोग है? ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, याद रख लेना सारे बच्चे। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो डीजे इवानोवस की। याद रखना है इवानोवस की। डीजे को तो भूल जाओ आप, तो इवानोवस को याद रखो कि वायरस की खोज या विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इवानोवस की ने। वायरस और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस या विषाणु एक ही बात है बच्चों। वायरस या विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि वायरस या विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, सजीव व निर्जीव जगत के बीच की योजकड़ी किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सर ये योजकड़ी क्या होता है। तो योजकड़ी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनमें दो लक्षण होते हैं, सजीवों के समान भी लक्षण होते हैं, निर्जीवों के समान भी लक्षण होते हैं, उनको आपस में क्या कहा जाता है? योजकड़ी। जो वायरस या विषाणु है ना, उसके अंदर सजीवों के समान भी लक्षण होते हैं, निर्जीवों के समान भी लक्षण होते हैं, इसलिए इसको सजीव व निर्जीव जगत के बीच की क्या कह दिया गया है? योजकड़ी। तो आपको याद रखना है कि सजीव व निर्जीव जगत के बीच की योजकड़ी किसे कहा जाता है? वायरस या विषाणु को। नेक्स्ट पर्सन, एड्स का रोग कारक क्या है? मतलब एड्स किसके कारण होता है और उसका रोगजनक क्या है? तो HIV। ये भी इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए एड्स का रोगजनक क्या होता है? HIV। और एड्स की फुल फॉर्म तो आपको सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HI की ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये भी याद रखना है कि एड्स कौन सा रोग है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित? सब बताओ भाई। तो आपको यहाँ सोचो एड्स क्या है? तो एड्स क्या है? वायरस या विषाणु जनित बीमारी है। अरे सही बात है कि नहीं है? एड्स क्या है? वायरस या विषाणु जनित बीमारी। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, हड्डी तोड़ बुखार किस रोग का अन्य नाम है? तो आपको याद रखना है डेंगू। अरे क्या है? डेंगू। आपको पूछेगा इंडियन आर्मी के अंदर बताओ हड्डी तोड़ बुखार किस रोग का अन्य नाम है? तो डेंगू। और ये भी याद रखना है डेंगू कौन सा रोग है? जीवाणु जनित या विषाणु जनित या वायरस जनित? तो आपको याद रखना है डेंगू वायरस जनित या विषाणु जनित बीमारी है। किसके कारण होती है? वायरस या विषाणु के कारण होती है। अरे यस या नो? यस। नेक्स्ट, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आपको याद रखना है कि मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर। ये सारे रोग मादा के कारण ही होते हैं ना, नर की बस की बात को नहीं। तो आपको याद रखना है कि डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर। याद कर लेना भाई, माहौल बन जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो आपको याद रखना है डेंगू। किस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? डेंगू। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? तो आपको याद रखना है रेबीज। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर। किससे डर है? जल से डर। तो जल से डर किस में लगता है? रेबीज रोग में। और ये भी याद रखना है कि रेबीज रोग कौन है? जीवाणु जनित या वायरस जनित? तो आपको याद रखना है वायरस जनित या विषाणु जनित बीमारी है ये रेबीज। याद रखना है। ऐसे पूछेगा बताइए हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके कारण फैलती है? तो आपको बताएंगे वायरस या विषाणु के कारण फैलती है। और ये भी याद रखना है कि ये जो हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? ये रेबीज रोग का अन्य नाम है। नेक्स्ट पर्सन, रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? तो आपको याद रखना है ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है रे भाई। तो आपको याद रखना है कि रेबीज रोग किसके कारण फैलता है? संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू या रानीखेत का रोगजनक क्या है? तो ये बर्ड फ्लू या जो रानीखेत है ये H5N1 वायरस के कारण फैलती है। बर्ड फ्लू या रानीखेत है ये वायरस जनित रोग है और ये मुर्गियों में होने वाला सामान्य रोग है। याद रखना है कि बर्ड फ्लू का रोगजनक क्या है? H5N1। और ये बर्ड फ्लू या रानीखेत कौन सा रोग है? ये वायरस जनित या विषाणु जनित बीमारी है। सब बच्चों को याद रखना है भाई।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ भाई, स्वाइन फ्लू रोग का रोग कारक है। तो स्वाइन फ्लू एक वायरस जनित या विषाणु जनित बीमारी है, ये भी याद रखना है, वायरस या विषाणु जनित बीमारी है। और इसका रोगजनक या रोग कारक क्या है? H1N1। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वाइन फ्लू का रोग कारक या रोगजनक क्या है? H1N1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो आपको याद रखना है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। ये भी याद रखना है कि मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। तो आपको याद रखना है कि जो मलेरिया है एक प्रोटोजोआ बीमारी है। अरे किसके कारण फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। प्रोटोजोआ कौन सा? प्लाज्मोडियम। और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत यहाँ कि सर एक तो मादा एनाफ्लीज मच्छर आता है, एक प्लाज्मोडियम आता है और एक प्रोटोजो आता है, तो इसमें प्रश्न कैसे आएगा, तो डिफरेंस कैसे लगाएं? तो देखो आपको याद रखना है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना भाई? ध्यान से सुनो दोबारा से कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। अब मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है? ये प्लाज्मोडियम है। तो पूछे कि बताओ रोगवाहक और रोगजनक में अंतर होता है। देखो आपको ऐसे पूछे कि बताइए मलेरिया रोग का रोगवाहक क्या है, तो रोगवाहक तो होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर और रोगजनक क्या होगा? प्लाज्मोडियम। कई बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न ऐसे आ जाता है कि बताइए मलेरिया रोग का रोगवाहक है और पहला ऑप्शन आ जाता है मान लीजिए मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा आ जाता है प्लाज्मोडियम। कई बताते हैं और मास्टर बताए ना बहुत बढ़िया लगा क्या हो? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और प्रश्न क्या पूछा है कि प्लाज्मोडियम रोग का रोगवाहक क्या है। ठीक है, तो देखो रोगवाहक और रोगजनक में आपको अंतर याद रखना है। अगर पूछे रोगवाहक तो आपको मादा एनाफ्लीज आंसर देना है और रोगजनक पूछे तो प्लाज्मोडियम देना है भाई। कई क्या होते हैं उल्टे सुल्टे करके आ जाते हैं, ठंड हो जाती है उनके। ठीक है, तो ये याद रखें। अब ये भी याद रखना कि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। अरे क्या है? प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुनेन दवा किस रोग के उपचार के लिए काम में ली जाती है? तो आपको याद रखना है कि जो कुनेन दवा है ना ये मलेरिया रोग के उपचार के लिए काम में ली जाती है। याद रखना है कि कुनेन दवा किस रोग के उपचार के लिए काम में ली जाती है? मलेरिया रोग के उपचार में। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हल्का क्षारीय। अरे सही बात है कि नहीं है? रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। एक प्रश्न और इंडियन आर्मी में आ जाता है कि जो रक्त होता है ना वो कुल शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो सबको याद रखना है कि जो रक्त है वो कुल शरीर के बाहर का 7% होता है। अरे ध्यान से सुनना, आपको पूछेगा स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और जो रक्त है वो कुल शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत? तब आपका आंसर क्या है? 7%। नेक्स्ट प्रश्न, प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखना है कि प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 45%। अरे याद रखना है कि प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55%। सॉरी, प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 55%। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबकी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ऐसा कोई आज तक इंसान पैदा नहीं हो जहाँ 1 प्रकार की हो। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और जिसको लगता है कि 3 प्रकार की नहीं उसका माहौल खराब है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबको याद रखना है। अरे ठीक है, मनुष्य में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आपको याद रखना है 90 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 90 से 120 दिन। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अरे किसके कारण रक्त का लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। याद रखना है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीसी की संख्या में कमी क्या कहलाती है? अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? एनीमिया। क्या कहलाएगी? एनीमिया। पूछा जा सकता है कि आरबीसी की संख्या में कमी क्या कहलाती है? एनीमिया। नेक्स्ट, रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है ल्यूकेमिया। अरे ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती है, जिन्हें ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो रुधिर वाहिनियां मनुष्य में 3 प्रकार की होती है, एक तो धमनी, एक शिरा और एक बताओ कौन कौन सी, केशिकाएं। आपको पूछेगा बताइए मनुष्य शरीर के अंदर कितनी रक्त वाहिनियां होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी रहे, एक तो धमनी हो गई, एक कौन सी हो गई, शिरा हो गई, और एक कौन सी होगी, केशिकाएं। तो देखो पहला प्रश्न तो इंडियन आर्मी के अंदर ये पूछा जाएगा कि बताइए रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की, तो सबका आंसर क्या होना चाहिए, 3। कौन कौन सी, धमनी, शिरा और केशिकाएं। अब मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ कि धमनियों के अंदर सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है, तो धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है। सबको याद रखना है कि धमनियों में सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध। अब कार्य क्या होता है कि धमनियों का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करती है भाई साहब, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। धमनियों का कार्य क्या होता है कि आपका हृदय से जो भी शुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न, शिराओं में सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है, तो सबको याद रखना है कि शिराओं के अंदर सामान्यतः कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अरे देखो शिराओं में सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं का कार्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाती है, किसमें छोड़ती है, हृदय में। आपको याद रखना है कि शिराओं में सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं का कार्य क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाकर किसमें छोड़ती है, हृदय में लाकर छोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की, कोल लैंडस्टीनर ने। सबको याद रखना है रक्त समूह की खोज किसने की, कोल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह, मतलब सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB। सबको याद रखना है कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है, O। याद रखना है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है, O। ये भी प्रश्न याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सबको याद रखना है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। बताओ हृदय किससे मिलकर बना होता है, हड्डियों से या मांसपेशियों से या किसी से नहीं, बताओ भाई आंसर सोचो देखो। तो हृदय किससे मिलकर बना होता है, मांसपेशियों से। जिसके दिमाग में मांसपेशी आंसर है ना वो करेक्ट डायरेक्शन में है, जिसके और कोई दिमाग है उसका माहौल खराब है भाई। हृदय क्या है, मांसपेशीय संरचना है। सबको याद रखना है हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। डॉक्टर होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट, जिस डॉक्टर के पीछे कार्डियोलॉजिस्ट लगा है इसका मतलब वो किसका डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, हृदय का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आएगा आपकी आर्मी के अंदर कि बताओ दिल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कई बावले हो जाते हैं, अरे दिल का मतलब हृदय ही होता है, तो दिल या हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट, हृदय धड़कन को सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, स्टेथोस्कोप। अरे डॉक्टर लगाता है ना कान के अंदर लगा के आपकी छाती पे लगाता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। तो हृदय धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, स्टेथोस्कोप। वो हृदय धड़कन को सुनने के लिए लगाता है और किसी माहौल के लिए नहीं लगाता। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर दाब का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, सभी बच्चों को याद रखना है, स्पिग्मोमेनोमीटर। अरे याद रखना है कि रुधिर दाब का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, स्पिग्मोमेनोमीटर। और ये भी याद रखना है कि एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर या बीपी कितना होता है, तो 120 से 80 mmHg। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg। ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, 120 से 80 mmHg। कभी कभार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है, पहला ऑप्शन 80 120 mmHg होता है। कई बावड़े होते हैं जो फटाफट लगाए जाते हैं, ठंड हो जाती है, तो ठंड से बचने के लिए प्रश्न को ध्यान से सुने और सही आंसर दें। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य का हृदय कितने का कोष्ठक का होता है, मतलब कितने कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में। तो आपने ऐसी संरचना देखी है ना कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठ के होता है। कितना कोष्ठ के होता है रे, 4 कोष्ठ के। जो ऊपरी 2 कक्ष हैं वो तो क्या कहलाते हैं रे, आलिंद। क्या कहलाते हैं, आलिंद। और निचली 2 कक्ष क्या कहलाते हैं, निलय। तो आपको दिख रहा है ना डायग्राम में कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षक में, कितने कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, 4 कोष्ठकों से। 2 तो आलिंद ये ऊपर वाले और 2 नीचे निलय। ठीक है, तो आप आंसर देखोगे कि मनुष्य का जो हृदय है वो कितने 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। मेंढक का हृदय कितने कोष्ठकों का, तो मेंढक का जो हृदय है वो 3 कोष्ठकों का मिलकर बना होता है, जहाँ 2 आलिंद होता है। कैसी संरचना होती है, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। समझ में आ रही है बात, यहाँ 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। ठीक है, तो मेंढक का हृदय कितने कोष्ठकों से, 3 कोष्ठकों से, जहाँ 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मछली का हृदय कितना कोष्ठक का होता है, तो 2, 1 आलिंद और 1 निलय। ऐसी संरचना होती है। अरे ठीक है, 1 आलिंद होता है और 1 निलय। तो मछली का जो हृदय है वो कितने कोष्ठकों का, 2 कोष्ठकों का।
एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न, दांतों का बाहरी सफेद चमकदार आवरण क्या कहलाता है? इनेमल। आपको दिख रहा है ना दांत, आप दांत निकालो एक बार। अरे हंसो, हंसने का मतलब क्या है? जब आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, जो कोलगेट नहीं करते उनकी सफ़ेद कहाँ से दिखेगा? उनका तो माहौल ही कुछ अलग है। इसलिए जब आपको सफ़ेद दिखता है, या दूसरे की देख लो भाई, तो सफ़ेद दिखता है ना, जो सफ़ेद चमकदार भाग है दांतों का, वो क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताओ दांतों का बाहरी सफ़ेद चमकदार आवरण क्या कहलाता है? इनेमल। नेक्स्ट, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो सबको याद रखना है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अरे क्या बोलते हैं? 20। और इन्हें क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत। तो पूछा जा सकता है बताओ अस्थायी या दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे? 20। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बताओ एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। अरे कितनी होती है? 32 होती है। नेक्स्ट प्रश्न भाई, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। याद रखना है कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। 6.8 का बोले तो हल्का अम्लीय। अरे कैसा होता है? हल्का अम्लीय। याद रखना भाई, लार का पीएच मान 6.8 होता है, ये हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस में पाया जाता है? लार में। अरे किस में पाया जाता है? लार में। एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न और दे रहा हूँ यहाँ, स्टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम और बदल दिया गया अभी, अमाइलेज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अरे आपको ये याद रखना है कि अमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है? तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? लार में। और ऐसे पूछिए टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तभी आपका आंसर क्या होगा? लार में। नेक्स्ट, जठरस या अमाशय रस का पीएच कितना होता है? तो आपको याद रखना 1.2 से 1.4। कैसा होता है? तिरुअम्लीय होता है। अरे कैसा होता है? तिरुअम्लीय होता है। तो आपको याद रखना कि जठरस या अमाशय रस का जो पीएच है ना, वो 1.2 से 1.4 होता है। वो कैसा होता है? तिरुअम्लीय। जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना जो इंडियन आर्मी के अंदर है, वो सभी मैं वीडियो धीरे धीरे क्रमवाई वीडियो में डालता जाऊंगा। आप बस प्रश्नों को लिखते जाओ और याद करते जाओ भाई। नेक्स्ट प्रश्न, HCl आरनाल के कौन से भाग में पाया जाता है? तो सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि HCl क्या है। तो HCl की फुल फॉर्म होती है भाई लोगों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये आरनाल के कौन से भाग में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अरे किस में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। तो पूछा जाएगा अमाशय की आकृति कैसी होती है? देखो इधर देखो, ये डायग्राम है, जे आकार की होती है। और अमाशय की ये जो दीवारें दिख रही है ना आपको, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, इनमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि बताओ जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय के अंदर पाई जाती है। और इन जठर ग्रंथियों को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको याद रखना कि जठर ग्रंथियां किस में पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आरनाल के कौन से भाग में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है पेप्सिन। अरे कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तब भी आपका इसका आंसर क्या होगा? अमाशय के अंदर ही पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? अमाशय के अंदर पाया जाता है। सबको याद रखना है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शरीर का रासायनिक कारखाना कौन है? यकृत या लीवर। यकृत या लीवर। और इसे जिगर भी बोलते हैं। कई गानों में आता है ना जिगर का टुकड़ा, तो कईयों का माहौल बन जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन आ गया भाई, कौन सा अंग आ गया। अरे तो याद रखना है कि जिगर या कलेजा किसको बोलते हैं? यकृत या लीवर को। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा बताइए शरीर का रासायनिक कारखाना कौन सा है? तो आप बताओ यकृत, लीवर या जिगर या कलेजा, एक ही बात है। पितरस का संश्लेषण कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, पूछा जा सकता है आने वाली इंडियन आर्मी भर्तियों के अंदर। ये बताओ पितरस का संश्लेषण, जिसे बाइल जूस बोलते हैं, उसका संश्लेषण या निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। याद कर लेना, यकृत या लीवर या जिगर। नेक्स्ट प्रश्न, अधिक अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है लीवर खराब हो जाती है उस व्यक्ति की। ठीक है, बेवड़ो ज़्यादा बेवड़ो बनता है कि खराब है? लीवर खराब है। तो थाने याद रखना है कि अधिक अल्कोहल या शराब का सेवन करने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। तो जो भाई पीते हैं या पीने की सोच रहे हैं वो गलत बात है। पहले तो अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है और आपके अंगों को खराब करती है। सबसे ज़्यादा कौन से अंग को प्रभावित करती है? लीवर। आपके कलेजे को खराब कर देगी, आपके जिगर को खराब कर देगी। तो आप गाने लायक ही नहीं रहोगे कि जिगर का टुकड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अधिक अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर या जिगर। नेक्स्ट, शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद रखना है अग्नाशय या पैंक्रियाज। ये दोनों अलग अलग नहीं है, अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। तो याद रखना है कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। देखो इंडियन आर्मी के अंदर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन कौन सी? एक तो बहिस्रावी और एक कौन सी? अंतःस्रावी। तब भी आपका आंसर क्या होगा?
क्या होगा बताओ, तभी आपका आंसर क्या होगा, अग्नाशय। तो मैंने 2 प्रश्न बता दिए कि पूछे मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय या पैंक्रियाज, और पूछे ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तभी आपका आंसर क्या होगा, अग्नाशय या पैंक्रियाज। नेक्स्ट प्रश्न, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है लाइपेज एंजाइम। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम। और यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। अरे यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की, केरोलस लीनियस ने। याद रखना है कि द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की थी, केरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट प्रश्न, डायलिसिस का उपयोग किसके लिए होता है, अरे जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, तो उनके लिए कौन सी तकनीक काम में लेते हैं, उनको ठीक करने के लिए डायलिसिस। तो आपको याद रखना है डायलिसिस का उपयोग गुर्दे के लिए, किडनी के लिए काम में ली जाती है। तो प्यारे जो फौजी की एग्ज़ाम की तैयारी करें या इंडियन आर्मी की तैयारी करें, तो वो सभी भाई बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सभी फौजी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, जिससे और भी बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी करें, उनको फ़ायदा पहुँच सके। तो अधिक से अधिक शेयर का बटन दबा दो भाई सभी बच्चे।